Welcome to yet another session on hedge accounting, and in this session we are going to cover different types of hedges. So let's begin. So guys, in this session हम different types of hedges के ऊपर बात करेंगे, ब्रीफ में बात करेंगे और सब्सीक्वेंट वीडियोस में हर एक टाइप के हेजेस को हम डिटेल्ड में विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। हेजिंग जो है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेजेस। वन इज फेयर वैल्यू हेज, वन इज कैश फ्लो हेज एंड अनदर इज नेट इन्वेस्टमेंट हेज। तो हम एक एक करके समझते हैं तीनों के बारे में। सो गाइस, फेयर वैल्यू हेज क्या होता है? जब हम किसी की आइटम की वैल्यू जब ऊपर नीचे जाती है, या मैं कहूँ उसके फेयर वैल्यू जब ऊपर नीचे जाता है और उसको हेज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू हेज। एक बार ही देखते हैं डेफिनेशन क्या है। फेयर वैल्यू हेज इज अ हेज ऑफ एक्सपोजर्स टू चेंजेस इन फेयर वैल्यू। जो भी मेरा फेयर वैल्यू में चेंजेस होंगे, उससे जो भी मेरा एक्सपोजर बनता है, उसको हेज करने के लिए जो टाइप ऑफ हेज है वो उसको क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू हेज। फेयर वैल्यू हेज इज अ काइंड ऑफ अ हेज ऑफ एक्सपोजर्स ऑफ चेंजेस इन फेयर वैल्यू। अब ये चेंजेस इन फेयर वैल्यू किस चीज में होगा? ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड एसेट और लायबिलिटी that is attributable means exposure to changes in fair values are attributable to a particular risk, and that will affect my reported profit and loss account. अब पर्टिकुलर रिस्क क्या होता है? जैसे अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी हेज अकाउंटिंग के ऊपर, तो वहां पे हमने बात करी थी कि टाइप ऑफ रिस्क क्या क्या होती है। जैसे कि आपका एक्सचेंज गेन और लॉस, फॉरेन करेंसी रिस्क होता है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप, इंटरेस्ट रेट में भी हमने बात करा था कि वो ऊपर नीचे जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है। कमोडिटी प्राइसेस में भी वीपर नीचे जाता है, प्राइसेस कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो वो भी मेरा रिस्क होता है। तो ऑल दोज रिस्क की जो हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में, वही उसी की बात कर रहे हैं कि अगर तो एक्सपोजर होगा टू चेंजेस इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ दीज रिस्क। अब इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए भी हमने बात की थी कि हम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की क्या बात करी थी कि वो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स अगर आपने वीडियोस में देखा था तो हमने बात करी थी, डेरिवेटिव्स में भी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस भी दो तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, और स्वैप्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और फॉरेन करेंसी स्वैप्स। तो फेयर वैल्यू हेज क्या होता है? जो एक्सपोजर, जो चेंजेस इन फेयर वैल्यू होते हैं, उसको जब हम हेज करते हैं तो उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू हेज। ऐसे ही दूसरी टाइप का हेज है जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो हेज। यहां पर था एक्सपोजर टू चेंजेस इन फेयर वैल्यू, और यहां पर क्या है? एक्सपोजर टू वेरिएबिलिटी इन कैश फ्लोज। जो मेरे एक्चुअल कैश फ्लोज होते हैं, वहां पे अगर कुछ भी एक्सपोज होता है, हम जहां पे भी कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसको हेज करने के लिए क्या टर्म दिया हुआ है? कैश फ्लो हेज। नाम से ही पता लग रहा है, फेयर वैल्यू हेज क्या करेगा? एक्सपोजर टू चेंजेस इन फेयर वैल्यू। कैश फ्लो हेज क्या करेगा? टू हेज एक्सपोजर ऑफ वेरिएबिलिटी इन कैश फ्लोज। That is attributable to a particular risk associated with recognized asset or liability or highly probable forecast transactions that could affect my profit and loss. तो जो भी ये मेरे चेंजेस आते हैं, ये कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं? नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे ही एक थर्ड तरह का हेज है, हेजेस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है कि एक एंटिटी है, पेरेंट एंटिटी, उसकी कुछ ओवरसीज सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स और ब्रांचेस हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन ऑपरेशंस। An entity might hedge the currency risk associated with the translation of net assets of these foreign operations into the parent entity's functional currency. Parent entity let's say वो है यूएस में, तो उसकी फंक्शनल करेंसी क्या हो गया? यूएसडी। उसके पास एक सब्सिडरी जो है वो है आपका जापान में, तो उसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? येन। ऐसे ही उसके डिफरेंट ज्योग्राफीज में कुछ सब्सिडरी एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। सब्सिडरी के साथ साथ एसोसिएट्स भी हो सकते हैं, एसोसिएट्स एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, ब्रांचेस हो सकते हैं।
नेट नेट बोलो तो उसके फॉरेन ऑपरेशंस हो सकते हैं दूसरी ज्योग्राफीज में जहां पर फंक्शनल करेंसी इज डिफरेंट देन यूएसडी, जो पेरेंट कंपनी की फंक्शनल करेंसी है। तो जब पेरेंट कंपनी को कंसोलिडेशन करना होता है, अगर वो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को साथ में कंसोलिडेट करता है, तो अगर तो वो कंपनी जापान में है सब्सिडरी, तो उसकी करेंसी क्या होगी, येन। अब येन को जब हम कन्वर्ट करेंगे यूएसडी में, तो देयर कैन बी अ फ्लक्चुएशंस ऑन अकाउंट ऑफ माय करेंसी, जो भी येन और यूएसडी में उस टाइम पर चल रहा होगा। तो जब हम ये उसके सारे के सारे ट्रांसलेशन करते हैं नेट एसेट्स को ऑफ दीज फॉरेन करेंसीज इन आवर पेरेंट कंपनी फंक्शनल करेंसी, तो उस काइंड ऑफ हेज को, उस काइंड ऑफ रिस्क को हेज करने को क्या बोलते हैं, हेजेस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस। फॉरेन ऑपरेशंस की क्या बात करी हमने, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन मतलब मैंने सब्सिडरी बना रखी है दूसरे ज्योग्राफी में, एसोसिएट्स भी हो सकता है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, ब्रांचेस भी हो सकता है। तो इसमें जो भी मेरा ऊपर नीचे आएगा, चाहे वो फेयर वैल्यू में चेंजेस आ जाएं, चाहे वो कैश फ्लोज में चेंजेस आ जाएं, चाहे वो मेरा जब ये मैं ट्रांसलेशन करूंगा नेट एसेट उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ होता है उसको एक बार ही समझते हैं। सो गाइस, इसमें जो भी हम ट्रांसलेट गेन और लॉस की बात करते हैं, वो गेन और लॉस दो तरीके के हो सकते हैं। एक, जो भी मैंने हेज किया है, हेज्ड आइटम जिसको मैं बोलता हूं, लेट्स से मैंने इन्वेंट्री पे ऊपर एक हेज लिया हुआ है, तो इन्वेंट्री क्या है, मेरा एक एसेट है, वो क्या है, मेरा हेज्ड आइटम है। तो हेज्ड आइटम पे जो गेन और लॉस होगा, या फिर जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मैंने लिया है हेज करने के लिए, जो डेरिवेटिव यूज किया है, उसके ऊपर जो गेन और लॉस होगा वो मेरा कहां जाके रिफ्लेक्ट करेगा। तो अभी हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जहां पे भी मेरा फेयर वैल्यू हेज होगा, वहां पे जो भी गेन और लॉस होगा, यानी कि फेयर वैल्यू चेंजेस, दैट इज गेन और लॉस ऑन दी हेज्ड आइटम एंड हेज्ड इंस्ट्रूमेंट्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जनरल बात कर ली कि जो भी गेन और लॉस होगा, जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस होंगे, वो सारे के सारे कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसको हम आगे भी ब्रेक कर सकते हैं, बट इस वीडियो के लिए हमने इसको ब्रेक नहीं किया है। हम सब्सीक्वेंट वीडियो में समझेंगे पूरा का पूरा फेयर वैल्यू और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी विद एन एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ऐसे ही हम एक और वीडियो में कैश फ्लो हेजेस के ऊपर बात करेंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ऐसे ही हम एक वीडियो और करेंगे जहां पे हम बात करेंगे हेजेस ऑफ नेट ऑपरेशन इन फॉरेन ऑपरेशंस की, विद एग्जांपल बात करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी आप समझिए कि जनरल रूल क्या है कि वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट करेगा। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो मैं बोलूंगा कि अगर तो मेरा हेज आइटम है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है जिसको इलेक्ट किया गया है ओसीआई में कि वो ओसीआई पे रिकॉर्ड होगा, तो वहां पर गेन और लॉस क्या होगा, वो भी मेरा ओसीआई में जाएगा। बट अभी हम इस वीडियो में इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जनरल रूल क्या है कि जो भी हेज आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, उसमें जो भी गेन और लॉस होगा, या मैं कहूँ जो भी चेंजेस इन फेयर वैल्यू होगा, वो सारा जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में वैसे ही एज अ जनरल रूल आप समझ लिए कि जो भी चेंज होगा वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। डिफरेंसेस कहाँ आते हैं, हेज्ड आइटम के ऊपर, जो हम सब्सिक्वेंट वीडियो में समझेंगे। कैश फ्लो हेज, जब कैश फ्लो हेज होता है तब हम क्या बोलते हैं, हमने एक टर्म भी यूज करा था, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज वाला सेशन देखा था, तो वहां पर भी ये टर्म आया था, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या चीजें स्टैंडर्ड ने डिफाइन की है जो जाएंगी, कुछ आइटम उसमें से रिक्लासिफाई हो जाएंगी सब्सिक्वेंट पीरियड में पीएनएल में, और कुछ रिक्लासिफाई नहीं होती है। बट हम वो सारी चीजें अब इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो भी मेरा गेन और लॉस होगा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में, टू द एक्सटेंट देयर इज एन इफेक्टिव हेज, तो वो जाएगा ओसीआई में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और जहां पे भी इनइफेक्टिव हेज होगा वो जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सब्सीक्वेंट स्लाइड में हम समझेंगे थोड़ा सा जनरली कि ये इफेक्टिव हेज और इनइफेक्टिव हेज होता क्या। ऐसे ही हेजेस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस होगा, वहां पे भी जो गेन और लॉस होगा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, टू द एक्सटेंट मेरा इफेक्टिव हेज है, दिस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई। और जो इनइफेक्टिव हेज होगा पोर्शन, वो मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक बार ही समझते हैं कि हेज इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव हेज, इनइफेक्टिव हेज होता क्या है।
सो गाइस यहाँ पर क्या है कि हेज इफेक्टिवनेस इज डिफाइंड एज एन एक्सटेंट टू विच द चेंजेस इन द फेयर वैल्यू और कैश फ्लोज ऑफ द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट offsets the changes in fair value और cash flows of the hedged item. एक क्या है hedging instrument और एक क्या है hedged item. hedging instrument hedge item. hedge item में मुझे मालूम है कि आज वो 100 रुपए का है, कल वो 80 पे जा सकता है, तो उस रिस्क को, जो मेरा प्राइस रिस्क है, कमोडिटी का रिस्क नीचे जा सकता है बाई 20 रुपीज, उसको हेज करने के लिए मैं एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा. हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, वो मेरे डेरिवेटिव्स होंगे. तो डेरिवेटिव्स है तो उसकी भी डे वन पे कुछ वैल्यू होगी. तो एक्सटेंट टू विच द फेयर वैल्यू चेंजेस इन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और कैश फ्लो चेंजेस इन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट विल ऑफसेट माय फेयर वैल्यू चेंजेस इन हेज्ड आइटम. जितना हेज्ड आइटम हेज इंस्ट्रूमेंट ऑफसेट कर लेगा हेज्ड आइटम के ऊपर नीचे जाने पे फेयर वैल्यू पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इफेक्टिव हेज. और जो नहीं कर पाएगा उसको बोलेंगे इनइफेक्टिव हेज. एक हाईली इफेक्टिव क्या होगा, दैट वुड ऑफसेट एटलीस्ट 80% ऑफ द चेंज. चेंज मतलब चेंजेस इन फेयर वैल्यू और एक्सपोजर्स इन माय कैश फ्लोज, एंड नो मोर देन 125%. तो मतलब एक 80% से लेकर 125% तक का रेंज दे दिया है. अगर इसके बीच में है, ऑफसेटिंग होती है, तो वो मेरा इफेक्टिव हेज कहलाता है. अगर वो 80 से नीचे हो जाता है या 125 से ऊपर जाता है तो वो मेरा इफेक्टिव हेज नहीं होता. ये एक जनरल रूल अभी भी मान लीजिए, इसको भी हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में समझेंगे. एक एग्जांपल समझते हैं, बड़ा ही लेमन एग्जांपल है. फेयर वैल्यू ऑफ द फोरकास्ट ट्रांजैक्शन. फोरकास्ट ट्रांजैक्शन मतलब मेरा हेज्ड आइटम. उसमें क्या हुआ, फेयर वैल्यू में 100 रुपए का चेंज आ गया, इंक्रीमेंटल चेंज आ गया, इंक्रीज हो गया वो 100 रुपए से. और फेयर वैल्यू ऑफ द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट डिक्रीज बाय 110. हेज आइटम में चेंज कितना आया, 100 रुपए का, लेकिन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और 100 रुपए क्या था, वो अपवर्ड था, इंक्रीमेंटल, इंक्रीज हुआ था 100 रुपए से. और कॉरेस्पॉन्डिंग हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में वो 110 रुपए से डिक्रीज हो गया. तो 100 रुपए का इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 110 रुपए का डिक्रीज हो गया. तो जो डिफरेंशियल 10 रुपीज है वो उसको क्या बोलेंगे, हेज इनइफेक्टिवनेस. और जो 100 से अप गया, 100 से ही नीचे गया, जो पूरा को पूरा ऑफसेट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिवनेस. तो इनइफेक्टिवनेस क्या हो गया इस केस में, 10 रुपए से. तो 10 रुपए को कहां पार्क करेंगे हम, पीएनएल में. और जो इफेक्टिव हेज है उसको कहां पार्क करेंगे, उसको कहां रिकॉग्नाइज करेंगे, ओसीआई में. यही हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था. अगर तो इनइफेक्टिव हेज होगा, जितना पोर्शन होगा वो जाएगा पीएनएल में, जो मेरा इस एग्जांपल में क्या था, 10 रुपए. और जो मेरा इफेक्टिव हेज होगा, मींस 100 ऊपर गया था, 110 नीचे गया, तो 100 तो वो कवर कर ही रहा है, तो वो क्या था मेरा, ओसीआई में रिफ्लेक्ट हो जाएगा इफेक्टिव हेज का पोर्शन. इफेक्टिव हेज का पोर्शन ओसीआई में, इनइफेक्टिव हेज का पोर्शन पीएनएल में. यहाँ पे 100 रुपए ओसीआई में जाएंगे हमारे एग्जांपल के हिसाब से, और यहाँ पर 10 रुपए जाएंगे. सो गाइस, इस सेशन में हमने 3 टाइप्स के हेजेस के बारे में समरी में बात करा था. We will upload further videos on each of these sessions, जहां पर हम फेयर वैल्यू हेज, कैश फ्लो हेज और हेजेस ऑफ नेट ऑपरेशन को, इन फॉरेन ऑपरेशन को इंडिविजुअली एक एक सेशन में समझेंगे with the help of the example. We'll be back with subsequent videos.